घर की दहलीज पर पाँव रखते ही मेरे कदम ठिठक गए। मन में उदासी छाई हुई थी। मन मस्तिष्क में बाबूजी छाए हुए थे। उनके जाने के बाद पहली बार छुट्टियों में मायके रहने आई थी। अजीब सी खामोशी थी आज दहलीज में। जैसे ही दहलीज पर दस्तक दी, बाबूजी की करकराती आवाज़ कानों में गूंजने लगी। कमला, दहलीज का संकल खोल दो, मंजू आ गई। ना जाने कैसे मेरे दस्तक से ही उन्हें मेरे आगमन का आभास हो जाता था। कुदरत ने कुछ अजीब सा रिश्ता बनाया है माता पिता और संतान के बीच। संतान के हृदय की तार सीधी माता पिता के हृदय से जुड़ी होती हैं। उनके कदमों की आहट, उनकी खुशबू, उनके चेहरे की भाषा, उनकी सब सुख दुख का आभास सब सरलता से जान लेते हैं माता पिता। यहाँ तक कि शब्दों की भाषा से ज़्यादा प्रबल और रहस्यमयी होती हैं उनकी आँखों की मुख भाषा, जिसे बड़ी कुशलता से पढ़ लेते हैं माता पिता। तभी तो सृष्टि में माता पिता को ईश्वर के समान स्थान प्राप्त हुआ है, ममतामय और पूजनीय। माँ दहलीज खोलते ही गुड़िया कहकर गले लगा लेती और बाबूजी मंजू आ गई, मंजू आ गई कहकर घर में सबको आवाज़ लगाकर पूरा घर सर पर उठा लेते थे। अपने स्नेह भरे अतीत में खोई थी मैं। तभी दहलीज खुलने की आवाज़ आई। सामने दीनू काका खड़े थे। दीनू काका हमारे परिवार के सदस्य के समान थे। घर के सभी काम अत्यंत निपुणता से करते थे। परिवार को एक सूत्र में बांधने की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे वे। वरना आजकल के ज़माने में संयुक्त परिवार लुप्त से हो गए हैं। ये दीनू काका है जो अभी तक ये परिवार संयुक्त है। बाबूजी के ज़माने से थे, इसलिए सभी परिवार वाले संपूर्णतः मान देते थे उन्हें। आओ बिटिया, लाओ सामान मुझे दे दो कहकर दीनू काका मेरे हाथ से सामान ले लिया। घर में कदम रखते ही बहुत कुछ पराया जैसा एहसास हुआ। बाबूजी के सामने जो घर आंगन, जो घरवाले से, उनकी चुहलबाजियों से और उनकी हंसी ठिठोलियों से भरा रहता था, वो अब सन्नाटा ओढ़ खड़ा था। अगर बाबूजी होते तो इस सन्नाटे के स्थान पर शोर शराबा होता। माँ अपने कमरे में थी। बाबूजी के जाने के बाद भी माँ को जैसे उम्र ने कर लिया था। घर में फिरकनी करनी की तरह घूमती रहती माँ। अब घुटनों के दर्द से के साथ साथ न जाने कितनी बीमारियों का शिकार हो चुकी थी। माँ की हंसी, उनका फुर्तीलापन, उनकी ख्वाहिशें और उनका अस्तित्व सब बाबूजी के चिंता में स्वाहा हो चुका था। अब तो चलने फिरने में भी परेशानी होती थी उन्हें। कैसी हो माँ, मैंने कहकर उन्हें गले लगा लिया। अच्छी हूँ गुड़िया, ससुराल में सब ठीक है? जमाई बाबू और बच्चे नहीं आए क्या? एक साथ प्रश्नों की छड़ी लगा दी माँ ने। अरे दीनू, जा सभी बहुओं के कमरे में खरखरा कर बोल दे कि मंजू आ गई है। और मंजू बेटा, जा तू भी थोड़ा मुंह हाथ धो ले, सफ़र से आई है ना, थक गई होगी। मैं तब तक दीनू से कहकर तेरी चाय बनवा देती हूँ। मुझे पता है कि चाय पीते ही तेरी सारी थकान उतर जाएगी। बिना अपने प्रश्नों का उत्तर लिए माँ अपनी ही रौ में बोले जा रही थी। उनकी लाड़ भरी बातों से मेरी आंखें भीग गई। हर बात में कल्पना में बाबूजी आने लगे थे। बाबूजी होते तो सभी को सभी यहीं जमघट लगाए होते, यूँ सबको कमरों से बुलाना न पड़ता। चारों भाई मुझे अपने पास बैठाकर दुनिया जहाँ की बातें कर रहे होते और भाभियाँ चाय नाश्ते के साथ साथ अपने बातों की जुगलबंदी कर रही होती। अजीब रुतबा था और वर्चस्व था बाबूजी का। ऊपर से कड़क लेकिन भीतर से एकदम नर्म। सबसे छोटी होने के कारण मैं सबकी लाडली थी, खास तौर पर बाबूजी की। वे सदा मेरी हर इच्छा पूरी करते, पलकों पर बैठाकर रखा था मुझे। उनके इसी लाड़ के कारण अक्सर उनमें और माँ में झड़प हो जाती थी। छोरी को पराए घर जाना है, इतना सिर चढ़ाओगे पर वहाँ जाकर हमारी नाक कटवा देगी। कुछ भी तो नहीं आता इसे सिवाय हंसी ठहाके के। कितनी बार कह चुकी हूँ इससे गुड़िया, घर का कुछ काम काज सीख ले, मगर इसके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। माँ गुस्से में झल्लाकर बोलती, बाबूजी उनसे कहते, अरे मंजू मेरा गुरूर है, देख लेना ये ससुराल में मेरा सिर गर्व से ऊंचा करेगी। अभिमान से कहकर बाबूजी माँ की समस्त बातों झल्लाहटों पर विराम लगा देते। अरे मंजू, कैसी है तू? स्टेशन से आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? टैक्सी आसानी से मिल तो
गई थी ना। माफ़ करना मंजू, गाड़ी नहीं भिजवा पाया। वो अचानक ही कुछ काम आ गया था। अगर कुछ काम नहीं होता तो ज़रूर भिजवाता। बड़े भैया की आवाज़ से मैं ख़यालों से वर्तमान में आ गई थी। कोई बात नहीं भैया, टैक्सी है ना, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे आने में, आप निश्चिंत रहे। ये कहकर मुझे बाबूजी की कमी अत्यंत खली। सोच रही थी कि अगर बाबूजी होते तो मैं टैक्सी से घर कभी नहीं आती। कितना भी ज़रूरी काम हो, वो सब छुड़वा कर मेरे लिए स्टेशन गाड़ी अवश्य भेज देते थे। इन यादों का स्वभाव भी कितना विचित्र होता है ना। जितना इन्हें दूर भगा वो उतना ही करीब आती है। बहुत ज़िद्दी होती हैं ये यादें, ना चाहते हुए भी बात बेबात, वक्त बेवक्त परेशान करने चली आती हैं। ससुराल से जब चली थी तो पूरे सफ़र में अपने आप को ऊपर से, भीतर से, हृदय से, मस्तिष्क से पूर्णतः तैयार कर रही थी कि अब मायके के जो भी परिवर्तन आया होगा उससे मान तनिक भी विचलित नहीं होंगी। जब बाबूजी थे तब समय कुछ और था और अब कुछ और। परिवर्तन तो निश्चित था, जिसका एहसास मुझे हो चुका था। और माँ बाबूजी के समय का स्वाधीन थी। उनका घर में अपना वर्चस्व था, किंतु अब वे बेटे पर निर्भर है। एक स्त्री के जीवन का ये एक कटु सत्य है कि जब तक एक स्त्री का पति जीवित है उसका अस्तित्व अत्यंत सशक्त होता है, किंतु पति की मृत्यु के पश्चात वो स्वाधीन होते हुए भी अपने परिवार के अधीन होती हैं, उन पर निर्भर होती हैं। यही माँ के साथ हुआ। मैं अपने विचारों की दुनिया में भटक रही थी कि तभी मंझले भैया की आवाज़ ने मेरे विचारों को भंग कर दी। अरे मंजू, कैसी है तू? अकेली आई है, अमर और बच्चे नहीं आए? मैं अच्छी हूँ मंझले भैया। बच्चे पढ़ाई में व्यस्त हैं और अमर, उनका तो आपको पता ही है कितना बिजी रहते हैं। इसलिए सोचा मैं ही चली आऊँ अकेली। आखिर छुट्टियों में मायके तो आना ही था ना। माँ की और आप सभी की बहुत याद आ रही थी। चल, ये अच्छा किया तूने कि तू आ गई। मंझले भैया की बात से मन में कुछ दरक सा गया। क्या भैया को अमर और बच्चों के न आने का जरा भी अफसोस नहीं था? अगर बाबूजी होते तो इस बात पर अपनी करकराती आवाज़ में मुझे अमर और बच्चे को न लाने के लिए डांट लगाते और कहते, मंजू, बच्चों की पढ़ाई और मीटिंग कुछ दिन के लिए आगे पीछे भी हो सकती है। एक छुट्टियाँ ही है तो मिलती है सबको मिलने जुलने के लिए। उसमें भी बच्चों को तूने पढ़ाई लिखाई में लगा दिया। अरे बच्चों के बिना उनका ननिहाल सूना है, समझी? मंझले भैया की तरह छोटे भैया ने भी उनके वाला वाक्य दोहरा दिया। थोड़ी देर बैठकर सभी वापस अपने अपने कमरे में चले गए। ऐसा लग रहा था मानो कोई औपचारिकता पूर्ण करने आए हों। वो भाई बहन वाला प्रेम, स्नेह, चुहलबाजी, हंसी ठिठोली सब लुप्त हो गए थे। जिस घर आंगन में मैं पली बड़ी, हंसी खेली, आज वो सोने पर खड़े थे। मेरा अपना घर, मेरा मायका अब पराया सा प्रतीत हो रहा था। बाबूजी के बाद मायके में इतना परिवर्तन को अपनाना बहुत पीड़ादायक हो रहा था। सोचना जितना सरल था, यथार्थ स्वीकार करना उतना ही कठिन। मायके में तो हर बेटी के प्राण बसते हैं। आखिर जन्म से विवाह तक कितने वर्ष जिए होते हैं एक बेटी ने। अनगिनत यादें सजाई होती है मायके जाने के लिए, अपने आप को ताज़ा करने के लिए, अपना बचपन जीने के लिए। छुट्टियों का बेसब्री से इंतज़ार होती है। एक मायका ही तो होता है जहाँ हम सभी बेटियाँ हृदय खोलकर बातें करती हैं, हँसती हैं। इसलिए अब इस परिवर्तन को स्वीकारने में पीड़ा होगी ना। पूरा सप्ताह बस ऐसे ही औपचारिकताओं में बीत गया। ना कोई लाड चाव हुए और ना ही कोई हंसी ठिठोलियाँ। बस एक घर की बेटी का औपचारिक रिश्ता बन गया। बाबूजी होते तो मैं इसी पूरे सप्ताह में पूरे वर्ष भर के लिए यादें संजोकर उन्हें समेट लेती और अगले वर्ष पूरे उत्सुकता और उत्साह के साथ छुट्टियों में मायके जाने का इंतज़ार करती। पूरे लाड़ चोंचले होते मेरे भाई भाभीयों ने मुझे पूरे रीति रिवाज के साथ विदा कर दिया।
अच्छा मंजू, ठीक तरह से जाना और हाँ, सकुशल पहुँचने के बाद फ़ोन करके ज़रूर बता देना। अपना ध्यान रखना, बाय। स्टेशन पर छोड़ने आए बड़े भैया सीट के नीचे मेरा सामान जचाते हुए बोले, अच्छा चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। अपना कर्तव्य पूरा करते हुए वे चले गए। मैं उन्हें जाते हुए देख रही थी और मेरी आंखें अविरल बह रही थी। सोच पर हमारा बस नहीं होता, न चाहते हुए भी दिमाग पर हावी हो ही जाता है। सोचने लगी थी कि बाबूजी होते तो वे ट्रेन जाने से पहले कभी वापस न जाते, बल्कि ट्रेन जाने तक, जब तक मैं उनकी आंखों ओझल न हो जाती, अपना ममता में हाथ हिलाते रहते। मायका सभी बेटियों का गुरूर और शान होता है। हर बेटी की हृदय से कामना होती है कि उनका मायका खुशियों से आबाद रहे। माता पिता के बाद भाई भाभीओं से उनका मायका सदा बना रहता है। उसके द्वार खुले रहते हैं, पूरा मान सम्मान मिलता है। किंतु ये भी एक सत्य है, लाड़ चोचले तो बेटियों के माता पिता ही करते हैं, वरना बात बात पर बाबूजी होते तो ये यादें न सताती।